इन्फिनिटी कैसल आर्क की वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल फाइट कोकोशिबू वर्सेस हाशिरा, जिसमें कि कोकोशिबू ने नेक्स्ट लेवल तबाही मचाई थी कंपेयर टू ऑल दी अपर मूव्स। इसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो लेट्स गो। इन्फिनिटी कैसल में आने के बाद सारे स्लेयर्स अलग अलग हो जाते हैं, बट जिसमें कि लकीली टोकिटो और ग्यूमे एक दूसरे से मिल जाते हैं और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो सीधे बढ़ेंगे मुजान की तरफ। बट तभी अचानक से एक बिल्डिंग टोकिटो को वहां से एक दूसरे रूम में फेंक देता है और ये सब नाके में अपने पावर से कर रही होती है। और जिस रूम में टोकिटो आया होता है वहां उसको मिलता है अपर मून वन कोकोशिबू। और जब कोकोशिबू टोकिटो को देखता है तो ना जाने क्यों वो उसे बहुत ज़्यादा फैमिलियर फील हो रहा होता है। एंड दूसरी तरफ टोकिटो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, बिकॉज आज तक उसने जितने भी डीमंस और अपर मून से इनकाउंटर किया है उसके मुकाबले कोकोशिबू बहुत ही अलग लेवल पे स्टैंड करता है। मतलब टोकिटो को साफ साफ उसके और कोकोशिबू के बीच का पावर लेवल का डिफरेंस फील हो रहा था। और जब टोकिटो कोकोशिबू के ब्लेड को नोटिस करता है तब वो सोचता है कि क्या ये बंदा डीमन हंटर था, तो इसका मतलब इसको किसी न किसी तरह का ब्रीदिंग स्टाइल भी आता होगा। और इसके बाद टोकिटो की पूरी बॉडी कांपना शुरू कर देती है, मानो कि इसकी बॉडी वो हर एक सिग्नल दे रही होती है कि वो इस बंदे से फाइट ना करे वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। बट उसके बाद कोकोशिबू टोकिटो से उसका नाम पूछता है और टोकिटो बताता है कि उसका नाम मीचिरो टोकिटो है। और अब कोकोशिबू समझ जाता है कि सुगेकुनी नाम अब खत्म हो चुका है, क्योंकि इस चीज़ को बीते हुए काफ़ी साल हो चुका है, सो इसको टाला नहीं जा सकता। और ये सब बात सुनकर टोकिटो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। इस पे कोकोशिबू उसे बताता है कि मेरे डीबन बनने से पहले मेरा नाम मिचिकात्सु सुकेकुनी था। और अब कोकोशिबू बहुत बड़ी चीज़ रिवील करता है कि तुम सुकेकुनी फैमिली के मेंबर हो, वो फैमिली जिसे मैं पीछे छोड़ आया था। इन शॉर्ट तुम मेरे वंशज हो। और ये चीज़ सुनने के बाद टोकिटो एकदम शॉक हो जाता है। उसके मन में काफ़ी सारे सवाल उठने लग जाते हैं कि क्या ये सच बोल रहा है जो भी इसने चीज़ें मुझे बताई है। सो क्या इसका मतलब कि ये वही इंसान है जिसने कि ब्रीदिंग स्टाइल को इन्वेंट करा है। और अब इन सब चीज़ों के बाद टोकिटो खुद को बहुत ज़्यादा काम कर लेता है और प्रिपेयर करता है उससे फाइट करने के लिए। और इसके बाद वो तुरंत अपनी ब्रीदिंग स्टाइल का यूज़ करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। बट कोकोशिबू उस अटैक को बड़े आराम से डॉज करके उसके पीछे खड़ा हो जाता है और उसकी ब्रीदिंग टेक्निक की तारीफ भी करता है। बट तभी टोकिटो फिर से उसके ऊपर एक बहुत स्मूथ अटैक करता है और उतनी ही स्मूथली कोकोशिबू उसके अटैक को डॉज करता है। एंड जस्ट बाय लुकिंग एट हिज बॉडी कोकोशिबू को उसके एज का पता लग जाता है और वो कहता है कि मिचोरो, तुम 14 साल के हो और इस उम्र में तुमने एक टेक्निक को फुल्ली मास्टर किया है और ऐसा तो कोई सिर्फ मेरा ही डिसेंडेंट कर सकता है। इट डजेंट मैटर कि अगर मेरा नाम आज ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरा खून आज भी तुम में प्रेजेंट है। और इसके रिस्पॉन्स में टोकिटो अपना मार्क अनलिश करता है और उसे कहता है कि भले ही मैं तुम्हारा डिसेंडेंट हूँ, बट अब इस चीज़ को बीते हुए काफ़ी 100 साल हो चुके हैं, जिस वजह से ना ही मेरे बॉडी में तुम्हारा कोई सेल है ना ही कोई खून। सो मजाक करना बंद करो। और अब कोकोशिबू सरप्राइज हो जाता है क्योंकि इतने साल बीत गए हैं लेकिन उसका मुकाबला आज तक किसी डीमन स्लेयर मार्क प्रेजेंट स्लेयर से नहीं हुआ। एंड इसके तुरंत बाद टोकिटो फुल स्पीड में उसके ऊपर अटैक करता है एंड अगेन कोकोशिबू उसके अटैक को डॉज करता है और वो कहता है कि इसकी टेक्निक और इसकी फाइटिंग स्पिरिट पैटर्न दोनों ही काफ़ी कमाल के हैं। एंड अब कोकोशिबू डिसाइड करता है कि अब वो अपना ब्लेड को यूज़ करेगा उसके अगेंस्ट में, वरना ये एक स्लेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक होगा। एंड अब फाइनली कोकोशिबू अपने स्वॉर्ड को निकालता है और अपनी मून ब्रीथिंग के पहले ही अटैक में वो टोकिटो का एक हाथ काट देता है, जिस पे टोकिटो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। लेकिन वो अपने कटे हुए हाथ पे एक कपड़ा बांधने लग जाता है जिससे कि उसकी ब्लीडिंग जो हो रही होती है उसे वो रोक पाए समहाउ। एंड अब वो अपने दूसरे हाथ का यूज़ करके उस पर अटैक करने बढ़ जाता है। तो इस पे कि कोकोशिबू उसकी गट्स की तारीफ करता है और कहता है कि इतनी बुरी हालत में भी टोकिटो मुझ पे अटैक करने आ रहा है, काफ़ी कमाल की बात है। एंड जैसे ही टोकिटो उसकी रेंज में पहुंचता है वो उसी के हाथ से उसका स्वॉर्ड निकाल के उसको एक पिलर में स्टैब कर देता है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल था ब्रो। और अब कोकोशिबू टोकिटो को डीमन बनने का ऑफ़र देता है, बिकॉज जो उसकी कंडीशन है वो उसमें वैसे भी ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर उसने उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया तो अपने आप को पूरी तरह से हील कर पाएगा और एक कमाल की स्ट्रेंथ पा पाएगा जिससे वो मुजान के हेल्प आ सकता है, क्योंकि अब इस टाइम पे सिर्फ वही एक अकेला अपर मून बच्चा है।
और इसी सब के बीच हम गेनिया को देखते हैं जो कि कवर के पीछे छुपा होता है और कोकोशिबू के ऊपर एम ले रहा होता है अपनी गन से। और जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला होता ही है तभी अचानक से कोकोशिबू उसके पीछे आ जाता है और गेनिया का बहुत अचानक से कट जाता है, जिसे देखकर टोगेटो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो गेनिया की हेल्प कर सके। और दूसरी तरफ गेनिया जैसे ही अपना ब्लेड निकाल के उस पर अटैक करने वाला ही होता है, इन अ स्प्लिट सेकेंड में कोकोशिबू उसका वो हाथ भी काट देता है। एंड जस्ट बाय लुकिंग एट हिज कंडीशन कोकोशिबू समझ जाता है कि गेनिया डीमंस को काफ़ी समय से खा रहा है, जिसके बाद वो बिना टाइम वेस्ट करे उसको बीच में से काट देता है। बट वो तब भी नहीं मरता, जिससे वो सरप्राइज हो जाता है बिकॉज आज से 300 साल पहले एक और स्लेयर था जो कि सेम गेनिया की तरह डीमंस को खाता था, बट जब उसने उसको इस तरह से मारा था तब वो मर गया था। बट शायद गेनिया के केस में उसको उसका शरीर काटना पड़े और वो ऐसा करने जा ही रहा होता है एंड अपना वो ब्लेड निकाल लेता है एंड ऑलमोस्ट गेनिया का सर वो काट ही देता है। बट एंड मूवमेंट पे वहाँ पे सामने एंट्री करता है एंड गेनिया को बचा लेता है। और अब हमें यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ रिवील होती है। जैसे कि हमने देखा है कि सानिमी हमेशा अपने छोटे भाई यानी कि गेनिया से नफ़रत करता है पूरी सीरीज़ में, बट उसका भी एक रीज़न था। सानवी कभी नहीं चाहता था कि उसका छोटा भाई यानी कि गेनिया स्लेयर्स को जॉइन करे, बिकॉज़ वो चाहता था कि उसका छोटा भाई एक अच्छी हैप्पी लाइफ़ जिए, जहाँ पे वो अपनी शादी करे, अपने बच्चे करे और एंड में वो बूढ़ा होके मरे। एंड ऐसा करने की गारंटी वो खुद लेता था, क्योंकि जब तक वो ज़िंदा है तब तक वो अपने छोटे भाई के आस-पास किसी भी तरह के डीमंस या फिर किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने देगा। और अब इस पॉइंट पे गिना को टांजिरो की एक बात याद आती है कि जब सानिमी ने उसको मारने की कोशिश करी थी और वो सबको दिखाता है कि वो गिना से कितनी ज़्यादा नफ़रत करता है, बल्कि असल में ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि सानिमी से कभी भी उसको हेट्रेड स्मेल हुई नहीं गिना की तरफ, बल्कि वो गिना से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। उसने ये उसको बताया था। और अब जब गेनिया इन सब चीज़ों को रियलाइज़ करता है, तो वो समझता है कि वो कितना ज़्यादा गलत था सानिमी के लिए। और दूसरी तरफ सानिमी बहुत ज़्यादा भड़क जाता है कोकोशिबो पर, बिकॉज़ जो उसने गेनिया का हाल किया होता है। और अब वो तुरंत उसके ऊपर चार्जिंग कर देता है और कोकोशिबो भी अपने स्वॉर्ड का यूज़ करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। बट सानिमी उस अटैक को डॉज करके उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। लेकिन कोकोशिबो भी उस अटैक को डॉज कर लेता है जंप करके। एंड फाइनली अब जाके इन दोनों की ब्लेड आपस में टकरा जाती है। एंड जब सानिमी कोकोशिबो के ब्लेड को नोटिस करता है एंड वो देखता है कि उसके ब्लेड में काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल आइज़ लगी होती हैं, जिसे देख के बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील कर रहा होता है। और इसके बाद कोकोशिबो अपने मून ब्रीथिंग का फिफ्थ फॉर्म यूज़ करता है, जिससे सानिमी उस अटैक को बहुत बेयरली डॉज कर पाता है। और ये चीज़ भी नोटिस करता है कि कोकोशिबो अपने अटैक्स को रिपीटिवली यूज़ कर सकता है बिना अपने स्वॉर्ड को हिलाए। एंड उसके बाद वो दोनों अपनी ब्रीथिंग से एक दूसरे पर अटैक करता है, जिससे कोकोशिबो सानिमी की पावर से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। एंड ऑन दी अदर हैंड सानिमी कोकोशिबो की ब्रीथिंग को नोटिस करता है और वो ये समझ पाता है कि उसके हर एक अटैक में काफ़ी सारे मल्टीपल स्लैशेस होते हैं जो कि उसके ब्लेड के स्विंग के साथ रिलीज होते हैं। और कोकोशिबो की इसी अमेजिंग स्ट्रेंथ को देख सानवी बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे ये डीमन वर्थ किलिंग लगता है। एंड इसके बाद सानवी उसके ऊपर एक तगड़ा अटैक करता है, जिसे कोकोशिबो बहुत इजीली डिफ्लेक्ट कर देता है। बट तभी सानवी उसके ऊपर जंप करके अटैक करता है, बट वो उसको ब्लॉक कर लेता है। लेकिन तभी सानवी उसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक करता है, गेनिया के ब्लेड को अपने दोनों पैरों से पकड़ के अटैक करता है उसके ऊपर। बट कोकोशिबो उसे भी डॉज कर लेता है और अब दोनों अपनी ब्रीथिंग के सारे फॉर्म को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, जिससे यह फाइट और भी ज़्यादा इंटेंस होती है। और कोकोशिबो सानिमी की स्ट्रेंथ को देख इम्प्रेस होता है कि वो उसके ब्रीदिंग स्टाइल के साथ कीप अप कर पा रहा है। और अब कोकोशिबो थोड़ा सीरियस होता है और उसके ऊपर एक डेडली अटैक करता है अपने सिक्स्थ फॉर्म का यूज़ करके, जिसमें काफ़ी सारे मल्टीपल स्लैशेस होते हैं, जिस वजह से सानिमी बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसके बॉडी से बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा होता है। बट सडनली अचानक से कोकोशिबो के बॉडी में कुछ होता है और उसके पल्सेस सडनली बढ़ जाते हैं। एंड तभी सानवी वहाँ हंस रहा होता है, क्योंकि उस चीज़ का कारण सानवी का ब्लड होता है, जो कि बहुत ही रेयर टाइप का होता है, इसे कोई भी डीमन रेजिस्ट नहीं कर सकता है। और सानवी उसी इंजर्ड कंडीशन में उसके ऊपर अटैक लॉन्च कर देता है और वो उसे कहता है कि मेरा ब्लड किसी भी डीमन के सेंसेस को हिला सकता है, जिस वजह से वो फाइट में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। और इसके बाद हमें सानवी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसे मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा। अभी हम इस फाइट पे फोकस करते हैं। और अब करंट टाइम पे सानवी बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होता है
और वो इसी इंजर्ड कंडीशन में कोकोशुबु के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल अटैक्स भी कर रहा होता है। जिसे देख के कोकोशुबु कहता है कि इतने क्रिटिकल हिट्स लेने के बावजूद भी ये लड़का फाइट कर पा रहा है, और यहाँ तक कि इसने अपनी ब्लीडिंग भी रोक दी है बॉडी की, अपने मसल्स को टाइट करके। मैंने आज तक ऐसा स्पोर्ट्समैन कभी नहीं देखा, ना उससे कभी फाइट करी है, जो कि इतना ज़्यादा पागल है फाइट के लिए। बट एक अटैक के दौरान में कोकोशुबु सानवी के ब्लेड को अपने पैर के नीचे दबा देता है और उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी सानवी गेनिया के गन से उस अटैक को ब्लॉक तो करता ही करता है, साथ में उसके ऊपर उस गन से शॉट भी दे देता है, जिससे कोकोशुबु को पीछे जाके उस अटैक को रोकना पड़ जाता है। बट कोकोशुबु तुरंत ही अपनी मून ब्रीथिंग का यूज़ करता है और एक बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल अटैक करता है उसके ऊपर, जिसके अंदर मल्टीपल स्लैशेस थे और उससे बच पाना सानवी के बस की नहीं थी। और इस अटैक से सानवी का खेल खत्म ही था समझो। लेकिन तभी एंट्री करता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ऑफ करंट जनरेशन, ग्योमे हिमेजिमा, और वो इस अटैक को निगलेक्ट कर देता है पूरी तरह से। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अब तक आपने जितनी भी फाइट देखी है इस पार्ट में, वो बस एक वार्म अप था, क्योंकि अब जो फाइट होने वाली है उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाला है। क्योंकि कोकोशिबु और सारे के सारे हाशिरास अब ऑल आउट जाने वाले हैं, जिसके अंदर आपको काफ़ी लोगों की डेथ्स भी दिखने वाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से होगी, जिसको कि मैं अगले पार्ट में कवर करूँगा। क्योंकि यार पिछले वीडियो में आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया नहीं है, जो कि अपर मून 2 वाली फाइट थी। सो इस वजह से मुझे थोड़ा इस वीडियो में डर लग रहा था, जिस वजह से मैंने डिसाइड किया कि इस वीडियो का मैं 2 पार्ट बनाऊँगा, और अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो अगला पार्ट आएगा, अगर नहीं आया तो कुछ और आएगा, देखा जाएगा तब तो।